देश के सूचना और प्रसारण मंत्री और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सीधे अपने पहले प्रश्न पर आता हूं। धन्यवाद आप सबका। जी, पिछली बार जब आपने चुनाव लड़ा था, राजनीति में आप बिल्कुल नए थे, यू आर अ फ्रेशर। और इस बार जब आप चुनाव में जा रहे हैं, आप एक नहीं बल्कि दो बड़े विभाग आप संभाल रहे हैं। एक बड़ा फर्क ये भी था कि पिछली बार एक मोदी लहर थी। क्या इस बार भी आपको लगता है कोई लहर है? तो पिछले चुनाव में अपने और पार्टी के हिसाब से और इस चुनाव में आप क्या अंतर देखते हैं? देखिए, आपने प्रश्न मेरे से शुरू करा, मेरे लोकसभा क्षेत्र से शुरू करा। तो उस समय शायद कुछ लोग मेरा नाम जानते थे, लेकिन पिछले 5 साल में उन्होंने काम करने का तरीका और जो स्टैंडर्ड, जो स्तर मैंने सेना में रखा, जो खेलों में रखा, वही स्तर सबसे बातचीत का, विकास का, लोगों के साथ, लोगों के काम का, वो लोग देख चुके हैं। साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि उसी तरह पहले ये चर्चा होती थी कि ये मुख्यमंत्री जो हैं, ये 12 साल तक एक प्रदेश के अंदर सीमित रहे हैं, ये पूरे देश को चलाना क्या जानेंगे, ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, कूटनीति को क्या जानेंगे, ये तो कभी बाहर गए नहीं ना, इनको तो वीज़ा भी नहीं मिला। इस तरह की चर्चा चलती थी। देखिए, जिन लोगों को भय होता है वो अलग अलग बातें चलाते हैं ताकि मजबूत लोग शासन में नहीं आ पाए। प्रधानमंत्री जी ने ये दिखा दिया कि जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी माना जाता था, उस कमजोरी को उन्होंने ताकत बनाया। और सैन्य शक्ति तो अलग, पाकिस्तान को कूटनीति में ही खूब कूटा। आज अलग थलग हो रखा है। आज विश्व का हर प्रधानमंत्री, हर राष्ट्रपति के लिए कहा जाता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास मित्र हैं। उस मित्रता का लाभ किसको होता है? पूरे देश को होता है। ये मजबूती हर क्षेत्र में है, चाहे अर्थव्यवस्था हो, सैन्य शक्ति हो, सामाजिक सद्भाव हो या देश की शक्ति हो, हर तरह से। सो टू आंसर योर क्वेश्चन ब्रीफली नाउ, 2014 में लोगों को सिर्फ नाम पता था, 2015 में काम पता है, 2019 में काम पता है। जी कर्नल राठौर, जैसे हम बात कर रहे थे 2014 और 19 की, 2014 में नैरेटिव ये था कि किसी तरीके से यूपीए सरकार को बदलना है और नरेंद्र मोदी को वापस लाना है, जैसे आपने कहा। और 2019 में काम के आधार पर वापसी की बात हो रही है। इस बार किसी को बदलना नहीं है, अपनी जो सरकार है उसको रिटेन करना है, यानी दोबारा सत्ता में लौटना है। हमारे देश में एंटी इनकम्बेंसी के बारे में बहुत चर्चा होती है और कहते हैं कि लोगों का जो धैर्य है बहुत कम होता है, 5 साल में लोग उकता जाते हैं। 5 साल सरकार चलाने के बाद अगले और 5 साल आना कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, हम एंटी इनकम्बेंसी की बातें कर करके ये हमारी आदत ही बन गई है कि अगर कोई इनकम्बेंसी होगी तो सिर्फ एंटी ही होगी। लेकिन यही तो परिस्थिति, ये तो बदलती हुई परिस्थिति है भारत के अंदर कि प्रो इनकम्बेंसी भी हो सकती है, कि अगर कोई वाकई में बहुत अच्छा काम करे तो लोग उसी सरकार को, उसी प्रधानमंत्री को वापस लाना चाहते हैं। ये पिछले 5 साल में देखने को मिला। आज गांव-गांव तक, हर पंचायत तक घर बन रहे हैं ऐसे लोगों के जिनके घर नहीं होते थे आज तक। आज ये कट तो नहीं गया? आज हर गांव में महिलाओं के पास जो लकड़ी बीन के खाना पकाती थी, उनके पास गैस के कनेक्शन आ रहे हैं। आज ऐसे लोगों के मुफ्त इलाज हो रहे हैं जो ऋण लेकर, जो उधार लेकर अपने इलाज कराते थे। 5 लाख रुपए तक का इलाज। हर तरह से आज मजबूती आ रही है। आज हमारी सैन्य शक्ति सिर्फ समुद्र, थल, आकाश में नहीं, आज अंतरिक्ष में भी है। हम पकड़म पकड़ाई नहीं खेल रहे दूसरे देशों के साथ। हमारा विजन है आज लीडरशिप के पास। सीधे छलांग लगा के पहले 4 देशों के अंदर हम आ गए। आज 6ठे स्थान पर है अर्थव्यवस्था के अंदर भारत। आज पूरा विश्व भारत की बात करता है। ये इंपॉर्टेंस पिछले 5 साल में कैसे हुई? आपके अधिकारी वही, आपके नागरिक वही, आपकी सेना वही। सिर्फ मजबूत सेना, मजबूत नागरिकों का जो प्रतिनिधित्व हो रहा है वो मजबूत हो रहा है, एक विजन के साथ हो रहा है, एक ईमानदारी के साथ हो रहा है और उसको एग्जीक्यूट बेहतर तरीके से करा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। जी, लेकिन द ऑपोजिशन पार्टीज आर क्लियरली नॉट इम्प्रेस्ड।
और सबसे बड़ा आरोप इस सरकार के ऊपर चुनाव से ठीक पहले ये लग रहा है कि आपने वायुसेना के जरिए हवा में चुनाव प्रचार किया और अब आप अंतरिक्ष में भी वैज्ञानिकों के जरिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। No, no, no. The opposition is highly impressed with us because किसी भी सत्ताधारी पार्टी के अगेंस्ट विपक्ष इकट्ठा नहीं हुआ था। ये इसी से पता चल सकता है कि कितनी मजबूत सरकार है कि विपक्ष अकेले अकेले हमें चुनौती नहीं दे सकता और उनका अस्तित्व खतरे में आ गया है। आज सब एक साथ हैं जो एक साथ बैठते नहीं थे और एक मोटो है उनका, मोदी हटाओ, देश बढ़ाओ नहीं, देश को आगे बढ़ाओ नहीं, देश को मजबूत करो नहीं, मोदी को हटाओ। और उनके साथ साथ कुछ और देश भी लगे हुए हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि भारत इतनी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, इसको रोकना चाहिए। किस कारण से भारत आगे बढ़ रहा है? अरे इस व्यक्ति के कारण आगे बढ़ रहा है क्योंकि ये व्यक्ति दिशा दे रहा है, एक विजन के साथ काम कर रहा है, एक कर्तव्य निष्ठा के साथ काम कर रहा है, एक समर्पण भाव के साथ काम कर रहा है, तो इसको रोको। सो दे आर हाईली इम्प्रेस्ड और ये हमारे लिए अच्छा है कि आज 2019 का ये चुनाव नहीं रहेगा, ये अच्छाई और बुराई के बीच का एक जंग हो जाएगा, एक युद्ध हो जाएगा। जिस तरह हम दशहरा हर साल मनाते हैं, ये दशहरा तो हमारे जीवन में हमेशा ही चलता है। अच्छाई और बुराई के बीच का जो युद्ध है ये तो हमारे जीवन में चलता है। ये 2019 का चुनाव यही है कि सभी अच्छे एक तरफ और सभी बुरे एक तरफ। जी, उनका विजन देखिए आप क्या है, वो अपने विजन में क्या बोलते हैं। क्योंकि आप व्यक्तिगत रूप से यहाँ मौजूद नहीं हैं तो मैं आपको बता दूं, ये जो हॉल जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त खचाखच भरा हुआ है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आपका ये जवाब लोगों को काफ़ी पसंद आया, काफ़ी तालियां बजी आपके इस जवाब पर। अब मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि 3 बड़े राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की, आपको हराया इन चुनावों से ठीक पहले, और किसानों का कर्जा माफ़ करके उन्होंने हराया। अब राहुल गांधी ने ऐलान किया है अपनी न्याय योजना का, जिसमें 72,000 रुपये हर साल गरीबों को दिए जाएंगे। इस योजना के ज़रिए आप कितने दबाव में हैं और क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो योजना उन्होंने इसका ऐलान किया है ये गेम चेंजर हो सकती है इस चुनाव से पहले? देखिए, राहुल गांधी की अगर कभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो वो कई बार लेफ्ट राइट देखते हैं, फिर जो उनको पीछे से फीड होता है वो बात कर देते हैं। अभी अपोजिशन के पांव के नीचे से जमीन खिसक रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये व्यक्ति इतनी तेज गति से, ये पार्टी इतनी मजबूती कैसे पा रही है। हमारी चर्चा ही नहीं हो रही, विपक्ष कहती है, और खासतौर से कांग्रेस कहती है हम तो चर्चा में ही नहीं है। तो चर्चा किसकी होती है विपक्ष में? जब विपक्ष की चर्चा होती है सबसे पहले मायावती की चर्चा होती है, ममता बनर्जी की चर्चा होती है, चंद्रबाबू नायडू की चर्चा होती है। ये राहुल गांधी कहाँ चले गए? तो कहा कुछ करो, कुछ बड़ा करो। तो किसी ने पड़ोस में कहा होगा कि ऐसा करो, प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपए दिए पूरे साल के, आप उसको 12 गुना कर दो, सत्ता में तो आना नहीं है तो कुछ भी कह दो। तो उन्होंने उसको 72,000 का, अब कभी 72,000 करोड़ कह देते हैं, कभी 25,000 करोड़ कह देते हैं, पता नहीं क्या क्या वो कहते हैं। तो कांग्रेस वाले भी इसमें क्लियर नहीं है क्योंकि रात का बताया हुआ सुबह सुबह वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि धमाका करना है, कम से कम चर्चा में तो आए। तो इन्हें पता है कि ये जमीन पे नहीं ला सकते, बस बोलना था। और वो पॉलिसी क्या होगी, कैसे पता करेंगे कि कमाई कितनी हो रही है व्यक्तियों की, उसको टॉप अप करेंगे। कोई बोलता है टॉप अप नहीं है तो वैसे ही देंगे। अच्छा, वैसे ही देंगे तो आप सभी पेंशन योजना, स्कॉलरशिप स्कीम्स, मुफ्त इलाज सबको बंद करेंगे। ये बंद करना चाहते हैं सारी योजना ताकि ये अपनी अलग से योजना शुरू कर सकें। और इनकी योजना के बारे में मैं बताता हूं। जब राजस्थान में चुनाव में आए तो इन्होंने घोषणा करी 1, 2, 3, 10 के अंदर हम कर देंगे बस। वो बस ही हो गया। आज राजस्थान के किसानों ने इस भरोसे कि उनका कर्ज माफ होने वाला है, उन्होंने उसका ब्याज देना बंद कर दिया। अब कर्ज तो माफ हुआ नहीं, वो ब्याज और बढ़ गया। तो बहुत नाराज हैं सारे के सारे। प्रधानमंत्री जी ने, और यह बहुत ही सीरियस बात है, प्रधानमंत्री जी ने 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया, वो पूरे देश में लागू हो गया। इनकी राजनीतिक खिलाफत देखो मोदी जी की, कि देश में लागू हो गया लेकिन राजस्थान के अंदर रेलवे के फॉर्म भर के नौजवान बैठे हुए हैं लेकिन उनको सर्टिफिकेट नहीं दे रहे आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन का। ये देखिए कितना अपोजिशन है राजनीतिक,
कि नुकसान उसको भले ही लोगों को हो, लेकिन राजनीतिक अपोजिशन करनी है हमें, मोदी को रोकना है किसी न किसी तरह। यहां तक कि जो 6,000 रुपए जो प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि की घोषणा करी, 2,000 रुपए पहुंच भी गए लोगों के खाते में, आवेदन मंगाए। राजस्थान के 65 लाख किसानों में से 30 लाख किसानों ने आवेदन पत्र दिए कि हमें भी चाहिए वो 2,000 रुपए। राजस्थान सरकार ने अपने पास रोक लिया कि अरे ये प्रधानमंत्री जी तक चले जाएंगे तो उनके पास 2,000 रुपए आ जाएंगे, ये 30 लाख लोग मोदी मोदी करने लग जाएंगे। ये राजनीतिक अपोजिशन हो रही है हर जगह। ये बहका के सत्ता में तो आ गए इन 3 राज्यों के अंदर, लेकिन अब इनका भांडा फूट रहा है वहां पे। जी, पिछली बार लोकसभा चुनाव में राजस्थान में आपकी पार्टी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, फिर विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार गई। अब लोकसभा चुनाव में आपको अपने गृह राज्य से क्या लगता है, कितनी सीटें मिलेंगी, आपका प्रदर्शन कैसा रहेगा, बावजूद इसके कि कांग्रेस की राज्य सरकार वहां पर है? देखिए, सीटों का आकलन तो हमारे अध्यक्ष करते हैं। मुझे तो मोर्चा दिया हुआ है एक, तो मैं तो सैनिक हूं, और मुझे जब मोर्चा मिल गया तो उस मोर्चे पे मैं मुस्तैदी से लगा हुआ हूं। मैं अपने मोर्चे की, जयपुर ग्रामीण की बात कर सकता हूं। और हाँ, माहौल पूरे राजस्थान में शानदार है। तो हर जगह, हर गली में, हर गांव में विपक्ष वाले भी गांव के अंदर, ये क्योंकि गांव के अंदर इतने वो दे आर नॉट सो हार्डकोर कांग्रेसी, वो तो बोलते हैं कि हम तो मोदी जी को वोट देंगे इस बार। तो हर जगह माहौल मोदी मोदी हो रखा है, और कारण है उसका। आप देखिए कितना बड़ा बदलाव आया भारत की राजनीति में। ये सफेद कपड़े पहनकर कोई जब दूर से आता था चल के, सब बोलते थे पॉलिटिशियन आ रहा है, झूठ बोलेगा। आज वो, और कितनी बुरी बात है ये इस देश के लिए कि जो लीडरशिप है देश की, उसके ऊपर अगर लोगों का विश्वास हट जाए तो किस बात की लीडरशिप है। आज एक ऐसा व्यक्ति जमीन से उठ के वहां तक, उस ऊंचे स्तर तक जो पहुंचा है, आज नौजवानों का उसके ऊपर भरोसा है। आज आइकॉन बन गए हैं वो नौजवानों के। कोई कारण होगा ना, तभी नौजवानों के आइकॉन बने हैं। एक भरोसा है, एक विश्वास है। अपनी छवि देखते हैं प्रधानमंत्री के अंदर। हर व्यक्ति बोलता है अगर मैं ईमानदार तो मेरा प्रधानमंत्री भी ईमानदार होना चाहिए। ये माहौल है आज ईमानदारी का, वफादारी का, चौकीदारी का। एक सवाल मैं निजी तौर पर आपसे पूछना चाहता हूं। आप सोल्जर रहे हैं, आर्मी में आप कर्नल थे, आप खिलाड़ी रहे हैं। सोल्जर्स की और खिलाड़ियों के हमारे देश में बड़ा सम्मान होता है, बड़ी इज्जत होती है। उसके बाद आप राजनीति में आ गए। नेताओं को, जैसे अभी आपने कहा कि नेताओं का जो क्रेडिबिलिटी है वो काफ़ी लो है हमारे समाज में। जब आप 2014 में नेता बने, राजनीति में आए, उस वक्त लोगों ने आपको क्या कहा था? और अब 2019 में जब आप सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के और ये गमछा डाल के लोगों के बीच में जाते हैं, अब लोग क्या कहते हैं? आपको लगता है कि एक सोल्जर, खिलाड़ी के तौर पर आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है या कम हुई है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपकी खुद की रेपुटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, या देश की रेपुटेशन ज्यादा महत्वपूर्ण है? एक सैनिक हूं, एक खिलाड़ी हूं। हर बार जब तिरंगे के लिए लड़ा हूं तो अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए लड़ा हूं। मेरा देश महत्वपूर्ण है। मेरी क्या औकात देश के सामने। हाँ, मैं अगर देश के लिए लड़ूंगा, मेरे साथ हजारों लोग खड़े हो जाएंगे देश के लिए लड़ने के लिए, फिर देश की रेपुटेशन बनेगी। और जब देश की रेपुटेशन बनेगी, हमारी और आने वाली पीढ़ी सर ऊपर करके इस देश में रहेगी। नहीं, जब आप ओलंपिक में मेडल जीत के आए तब आप एक स्पोर्ट्स स्टार थे। तब लोग आपके साथ सेल्फीज लेते थे, इसलिए क्योंकि आप बहुत बड़े स्पोर्ट्स स्टार हैं। तो जो सेल्फीज की जो संख्या है और भाव है, उसमें कुछ अंतर आया है अभी? देखिए, ये एक न्यूट्रल व्यक्ति बनकर कि साहब मेरा इस झगड़े से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो न्यूट्रल हूं। मैं अपनी रेपुटेशन बना के रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक सेलिब्रिटी हूं। मेरी रेपुटेशन ना खराब हो, मेरा मार्केट ना खराब हो। कुछ लोग हो सकता है इस तरह से सोचते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो समय है, हम कुछ समय के लिए तो हैं यहां पर, उसके बाद ये काल चक्र घूमेगा और कोई दूसरे लोग आ जाएंगे। अपने समय में हमने ऐसा क्या करा जो वापस इस देश को, इस मिट्टी को हमने कोई वैल्यू दी? ये है सबसे बड़ा भाव।
आप इसीलिए सैनिक जान किस लिए देता है? वो 30-35 हजार 40 हजार की तनख्वाह के लिए नहीं देता। एक जज्बा है, दिन रात उस जज्बे से जीता है, इसलिए क्षण भर के अंदर वो निर्णय ले लेता है कि हां मेरे को जान की बाजी लगानी है। और अपने से जब बड़ा मकसद होता है तो अपने अंदर अपने से ज्यादा ताकत आ जाती है। वही ताकत आज हम सब के अंदर है। तो आपका जो प्रश्न है, मुझे लगता है कि ये जो समय है, ये हाथ पे हाथ धर के मूक दर्शक बनकर इस जंग को देखें और मजा लें, ये उसका नहीं है। ये जंग हमारा है, हमारे आने वाली पीढ़ी का है, भारत के अस्तित्व का है, भारत की परंपराओं का है। और इस विश्व के अंदर अगर भारत को बने रहना है तो सदियों से मेरे और हमारे जैसे लोग लड़ते आए हैं, अपनी रेपुटेशन नहीं, अपनी देश की रेपुटेशन बनाते आए हैं। तभी भारत आज वो है जो आज भारत हमारी मातृभूमि है। और इसे ऐसा भारत बनाना है जिसकी हम कल्पना करते हैं। तो इस महाभारत के अंदर कोई भी मूक दर्शक नहीं बन सकता। इस महाभारत के अंदर आपको पक्ष लेना ही पड़ेगा, या तो अच्छाई के साथ लीजिए या बुराई के साथ लीजिए, और जीत अच्छाई की निश्चित है। जी कर्नल राठौर, आप सैनिक हैं, आपने देखा होगा अभी वैज्ञानिकों ने ये कहा कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी, एंटी सैटेलाइट मिसाइल की टेक्नोलॉजी पहले भी मौजूद थी, लेकिन हमें अप्रूवल नहीं मिला, यानी उस समय सरकार की नीतियां अलग थी। इसी तरीके से अब आपने देखा होगा कि अब हम फैसला ले लेते हैं, हम सीमा पार करके बालाकोट में हमने एयर स्ट्राइक की। एक सैनिक के तौर पर आपने पुराने फेज में आर्मी में आपने सर्व किया है, और अब इस फेज में ये नया दौर है, मतलब मोदी युग, इसमें आप मंत्री हैं। आपको ऐसा लगता है कि, आरोप तो ये लगता है कि आपने सेना का राजनीतिकरण कर दिया है, लेकिन सेना और सैनिकों के मनोबल पर भी क्या आपने कुछ ऐसा अंतर देखा है कि पहले सेना को कंटेन करके रखा जाता था, अब सैनिकों का मनोबल पहले के मुकाबले बढ़ा है? देखिए कितनी अजीब बात थी पहले कि भारत, हम कहते थे मजबूत राष्ट्र है, और मजबूत राष्ट्र होने के बावजूद भी कहता था ये छोटा देश, ये पड़ोसी देश मुझे परेशान कर रहा है। अरे किस बात का मजबूत राष्ट्र है जब परेशान भी कर रहा है और बार बार आतंकी हमले भी कर रहा है? सेना युद्ध नहीं करना चाहती, लेकिन सेना युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहती है। और अगर आप मजबूत होंगे, अगर आप युद्ध के लिए तैयार होंगे, तभी शांति बनी रहेगी। कोई कॉलेज में कोई लड़का या लड़की जो दबंग होती है, उससे लोग पंगे नहीं लेते, शांति बनी रहती है। तो मजबूत राष्ट्र का मतलब है आपको अपनी मजबूती दिखानी भी पड़ेगी। युद्ध नहीं करना, कम से कम डेमोन्स्ट्रेट करना कि अगर युद्ध करोगे, अगर हमारे ऊपर बुरी नजर डालोगे तो आपका बहुत बुरा होगा, ये दिखाने की क्षमता होनी चाहिए। और इसीलिए जब इनके पास वो अपॉर्चुनिटी थी, जब इनको डीआरडीओ के चीफ ने 2012 में अग्नि 5 के टेस्ट के बाद जब उन्होंने कहा कि हमें एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स की टेस्टिंग करनी चाहिए ताकि लोगों को, दुनिया को भी पता चले और हम भी टेस्ट कर लें कि सही है या नहीं हमारे पास काबिलियत, तो करनी चाहिए थी, लेकिन हिम्मत नहीं थी इनकी। उसी तरह जिस तरह परमाणु परीक्षण करने की इनके पास हिम्मत नहीं थी जी। और करने की भी जब कोशिश करी, नरसिम्हा राव साहब ने खुद कहा कि मैं तो न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहता था और मैंने कोशिश भी करी, लेकिन जब हम कर रहे थे तो उसकी दूसरे बड़े देशों ने फोटोग्राफ खींच कर हमारी टेबल पर रख दी और कहा कि ये परीक्षण नहीं कर सकते। तो आप ये चीजें अनुमति लेकर नहीं करते, जिसको करनी होती है वो चुपचाप कर देता है और करने के बाद पूरे विश्व को बताता है कि हमने कर दिया है, ये भारत है। और यही हमने आज करा कि ये जो सैटेलाइट्स हैं, फोटोग्राफ्स खींचती हैं सारे सेना की फॉर्मेशंस की। ये सैटेलाइट्स नेविगेशन प्रोवाइड करती हैं दुश्मन के हवाई जहाज को, उनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स को नेविगेशन देती हैं, सारे सिग्नल कम्युनिकेशन कंट्रोल करती हैं। हम एक ही क्षण में दुश्मन की सैटेलाइट्स, जब युद्ध का माहौल होगा, हम उनको खत्म कर सकते हैं। ये काबिलियत है। अब शांति बनाए रखिए, ये संदेश है जी। एक राहुल गांधी की ओर से मैं आप सवाल पूछ लेता हूं आपसे कि सैटेलाइट्स के जरिए आपने क्या बालाकोट की भी कुछ तस्वीरें खींच के रखी हैं जो समय आने पर आप लोगों को दिखा सकें, भारत के लोगों को, कि कितना डैमेज हुआ?
जी, हमारी खुफिया एजेंसीज और जितने भी ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये अपना काम कर रहे हैं। राहुल गांधी निश्चिंत रहें। जी, क्योंकि अब समय हमारा समाप्त हो रहा है, मेरे आखिरी के एक दो क्वेश्चंस हैं। एक सवाल सरकार पर लगातार विपक्ष उठा रहा है कि आप जो भी आंकड़े पेश कर रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बेरोजगारी के जो आंकड़े पेश हो रहे हैं उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। बार बार कहा जा रहा है कि जॉब्स नहीं है। इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप सरकार के प्रवक्ता भी हैं, सूचना और प्रसारण मंत्री होने के नाते। आप इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर जो आंकड़े देते हैं उस पर भी लगातार सवाल उठते हैं। कुल मिलाकर 4-5 साल में हमने ये देखा कि सरकार जो भी आंकड़े पेश करती है विपक्ष ने उन सारे आंकड़ों को ही शक के घेरे में ला दिया है। डू यू थिंक देयर इज ऑल्सो एन एटमॉस्फेयर ऑफ कंफ्यूजन राइट नाउ इन द कंट्री? और जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है वो अब आपको हर आंकड़े पर क्वेश्चन करता है। Well, I am not surprised that they are questioning our statistics, our figures. I am not surprised at all, क्योंकि जो लोग अपनी खुद की सेना के ऊपर शक कर सकते हैं तो हम तो उनके सामने क्या चीज़ हैं। ये जब शक कर सकते हैं कि वहाँ पर कितनी आतंकवादियों को मारा है, जो कल इस पर भी शक करेंगे कि आपके हवाई जहाज उड़े भी थे या नहीं उड़े थे। एनीवे, उसको हम छोड़ते हैं। आप आंकड़ों पर मत जाइए। मैं विपक्ष के लिए कह रहा हूँ, आप आंकड़ों पर मत जाइए। आप अपनी गाड़ी उठाइए और किसी ग्राम पंचायत में जाइए। एक एक ग्राम पंचायत के अंदर आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी जो इस देश की सरकार ने केंद्र से भेजी थी। हाँ, जब आप थे विपक्ष, जब आप थे सत्ता में, तो आप खुद कहते थे कि जब हम 1 रुपये भेजते हैं केंद्र से तो नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। हालात हमने सुधार दिए हैं। आपकी नाकामी हमने हटा दी है। जब देश की सरकार बनाते हैं तो एक संकल्प लेके बनाते हैं कि कुछ काम करना है, सत्ता में रहना नहीं होता। हमने नीचे तक 1 रुपये ही पूरा पहुंचाया। आज 118 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास 400 योजनाओं का, 90 डिपार्टमेंट्स का सीधा बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जा रहा है। योजनाओं का पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पहुंच रहा है उनके खातों में, बीच में कोई बिचौलिए नहीं है। आज हर पंचायत के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बन रहे हैं। आप जाके देख लीजिए। हर पंचायत में बोल रहा हूं, बहुत सारी पंचायतें आसानी से मिल जाएंगी आपको। हर पंचायत के अंदर आपको महिलाएं मिलेंगी जो लकड़ी बीनती थी, आज उनके पास निःशुल्क गैस कनेक्शंस हैं। वो खेत में काम करती हैं, खाना पकाती हैं, बच्चों का पालन पोषण करती हैं और समय मिलने पर वो कुछ आर्थिक रूप से कुछ कमाई भी करती हैं घर चलाने के लिए। आज उनका समय बच रहा है गैस के कनेक्शन से, उनकी सेहत भी बेहतर हो रही है। आज राजस्थान के हर गांव के अंदर 1-1 फुट सीमेंट भर भर के 1 किलोमीटर की सड़क है। हर पंचायत के अंदर सीमेंटेड रोड्स विद ड्रेनेज सिस्टम, हर पंचायत के अंदर। हर पंचायत के अंदर 12वीं तक का स्कूल है एज अ राइट। नहीं कि आप कहीं कटोरा लेके गए किसी के मंत्री के पास तो उन्होंने एक आध पंचायत को दे दी। ये फर्क होता है एक कामदार सरकार में और अभी तक की नामदारों में। जी, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश और केरल अब दोनों जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी क्या टिप्पणी है? छोड़िए इस बात को। देखिए, उनको भागने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। इस देश के कोने कोने के अंदर, गली गली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री मोदी जी का काम पहुंच रहा है। तो कब तक भागेंगे ये? जी, आखिरी सवाल कर्नल राठौर मेरा ये है कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव है, अभी तो उसमें थोड़ा सा वक्त है, आपको कैसा नज़र आ रहा है? आप तो जब खेलते थे तो आप निशानेबाज थे, निशानेबाज का जो निशाना है, और ऐसे निशानेबाज थे जिसका निशाना चूकता नहीं था। तो इस बार आपको पूरी तस्वीर कैसी दिख रही है और मछली की आंख आपको कैसी दिख रही है? जी, हम बिल्कुल विनम्र निवेदन के साथ एक सेवक के रूप में पूरे देश के सामने हैं कि हमारा काम देखिए, हमारा नाम, हमारा उपनाम मत देखिए, हमारा काम देखिए और उसको कंपेयर करिए जो अभी तक होता था। हम ये कह रहे हैं कि हमने पूरा काम नहीं करा, अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत किया, बहुत करना है, लेकिन हमने जो दिशा ली है
वो दिशा भारत को मजबूत करने वाली दिशा है। ये विनम्र निवेदन लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हमने सरकार बनने के 100 दिन के अंदर जो काम करेंगे उसकी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि समय नहीं है, बहुत समय व्यर्थ हो गया। अब तो देश का जो चक्र है, जो पहिए हैं वो चलने शुरू हो गए, अब गति पकड़नी है। अगले 5 साल बहुत तेज गति से काम होगा। हमने काम करना शुरू कर दिया है, बाकी जनता के ऊपर। नहीं, ये मेरा आखिरी सवाल था, लेकिन आपने बात ऐसी कह दी, इसलिए एक और सवाल मुझे पूछना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि 100 दिन की तैयारी ऑलरेडी शुरू कर दी है, यानी आपको इतना यकीन है कि आप वापस सरकार में लौट रहे हैं और 100 दिन की तैयारी भी आपने अभी से शुरू कर दी? और दूसरा, विल यू कंटिन्यू विद द सेम रोल? फिर तो मंत्रिमंडल भी बट गए होंगे, या आपका मंत्रिमंडल बदल जाएगा, कुछ और रोल होगा? जी, आप एक खिलाड़ी से बात कर रहे हैं, सैनिक से बात कर रहे हैं। हम जब मैदान में उतरते हैं तो जीत निश्चित करके उतरते हैं मैदान में। ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो मैदान में जाकर सोच विचार करता है कि शायद मैं जीतूंगा? ये तो मन में विश्वास है कि हम जीतेंगे, और अगर जीतेंगे तो वो जीत किसके काम आनी चाहिए? वो देशवासियों के काम आनी चाहिए। इसलिए एक भी सेकंड जाया नहीं होना चाहिए, हमें सीधे काम पे लगना है। ये तो मेरी राय है, ये मेरा विश्वास है। जी, कर्नल राठौर, थैंक यू सो मच, हमें इतना समय आपने दिया इस दौरान, और शुभकामनाएं आपको आपके चुनाव प्रचार के लिए। और जनता बता ही देगी अब 23 मई को कि जनता को आपकी बातें कितनी अच्छी लगी। बट थैंक यू सो मच। तो कर्नल राठौर जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं देश के, और खेल मंत्री भी हैं, इस समय हमारे साथ व्यक्तिगत रूप से नहीं आ पाए थे, इसलिए क्योंकि वो चुनाव प्रचार में इस वक्त व्यस्त हैं। ये जो कॉन्क्लेव हम आज यहाँ कर रहे हैं, ये तो दिल्ली में हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे चौकीदार और बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं जो कि अपने अपने चुनाव प्रचार में बाहर निकल चुके हैं, अपने चुनाव क्षेत्रों में। तो हमारी कोशिश है कि उनमें से जो यहाँ मौजूद हैं उन्हें हम यहाँ मंच पर व्यक्तिगत रूप से उनकी मुलाकात आपसे कराएं, और जो यहाँ नहीं हैं उन्हें हम जहाँ भी उनके चुनाव प्रचार में वो मौजूद होंगे वहीं से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। ये जो इंडिया का डीएनए कॉन्क्लेव इस समय हो रहा है जी न्यूज़ पर, जिसे आप देख रहे हैं, वो ऐसे समय में हो रहा है जो कि बहुत ही निर्णायक दौर है। पहले फेज़ का चुनाव अब बस होने वाला है, जनता अपना मन बना रही है, विपक्ष अपनी रणनीति बना रहा है, और जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो भी अपनी रणनीति बना रही है। इसलिए इस समय इस तरह के जो संवाद हैं इनका महत्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले आप सब, हमारे जो दर्शक हैं, आप सब अपने इन मंत्रियों से मिलना चाहेंगे, विपक्ष के नेताओं से आप मिलना चाहेंगे, उनकी रणनीति आप जानना चाहेंगे, ताकि आप अपना फैसला ले सकें, अपनी राय बना सकें इनके बारे में कि आपको दोबारा मोदी सरकार चाहिए, या आपको फिर से यूपी की सरकार चाहिए, या आपको गठबंधन की सरकार चाहिए, या किसी भी दल की सरकार चाहिए। जी न्यूज़ जैसे जो चैनल हैं वो एक माध्यम बनते हैं नेताओं के बीच और आपके बीच। हम एक ब्रिज की तरह होते हैं, एक पुल की तरह होते हैं। आपकी बात वहाँ तक पहुँचाते हैं और उनकी बात आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आप हमारे एक सशक्त दर्शक तो बने ही, लेकिन आप देश के भी एक सशक्त नागरिक बने, जो कि सारे विषयों के बारे में जानकारी रखता है। ऐसा नागरिक जिसकी हर विषय के बारे में न सिर्फ जानकारी है, बल्कि उसकी अपने जानकारी के बाद वो अपनी राय बनाने में भी सक्षम है, और सही राय बनाने में सक्षम है। यही हमें लगता है कि एक अच्छे न्यूज़ चैनल की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और आज दिन भर इंडिया का डीएनए ऐसे ही जारी रहेगा। लगातार हमारे अलग अलग सेशंस हैं, अलग अलग नेताओं के साथ, अलग अलग पार्टियों के साथ, और आज आप हमारे साथ रात तक बने रहिए। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण यहाँ होंगी, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह आज शाम को यहाँ पर होंगे, और हम उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी जो उम्मीदें हैं, आपके मन में जो सवाल हैं, उनके साथ हम न्याय कर सकें, और यहाँ से जो सही बात है वो आप तक हम पहुँचा सकें। धन्यवाद।